बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा सॉलिड स्टेट फिजिक्स में से सुपर कंडक्टिविटी पे एक लेक्चर है, लंदन इक्वेशंस। मैं ज़रा सुपर कंडक्टिविटी से हटकर ऑर्डिनरी कंडक्टर्स की बात करूं तो हम ऑर्डिनरी कंडक्टर में उसकी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को यूँ डिस्कस करते हैं कि जब आपने कंडक्टर के एंड पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया होता तो उसके अंदर किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, इसी वजह से उसके अंदर कोई करंट भी नहीं होती। ओम्स लॉ को माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में इस तरह देखा जा सकता है, जो ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी स्ट्रांग होगी इतना ज्यादा रेट ऑफ फ्लो होगा, उतनी ज्यादा करंट होगी। ठीक है, तो नाउ दिस इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब अगर मैं ये कहूं कि मैं एकदम पोटेंशियल डिफरेंस हटा देता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर डेवलप हुई थी वो भी जीरो हो जाएगी और उसके अंदर करंट भी जीरो होगी, करंट डेंसिटी भी जीरो हो जाएगी। नाउ ये बिहेवियर हमने सुपर कंडक्टर पे नहीं देखा। क्या था, हमने सुपर कंडक्टर में परसिस्टेंट करंट का बिहेवियर देखा था, हमने माइजनर इफेक्ट सुपर कंडक्टिविटी के अंदर शो किया है, हमने बीसीएस थ्योरी से उन्हें एक्सप्लेन किया है। नाउ अब मैं यूं कह सकता हूं कि अगर मैं ये कहूं कि मैं एक सुपर कंडक्टर के एंड पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस दे देता हूं और टेम्परेचर क्रिटिकल वैल्यू से लेस पे लेके जाता हूं तो क्या होगा, जो ही मैं टेम्परेचर क्रिटिकल वैल्यू से लेस लेके जाऊंगा सुपर कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, मीन रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस जीरो हो तो वहां पे करंट के बारे में आप क्या कहेंगे? ठीक है, तो वहां पे तो करंट को तो जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, वहां पे करंट को मैक्सिमम हो जाना चाहिए और वहां पे हमने ये देखा कि परसिस्टेंट करंट रहती है। परसिस्टेंट करंट जो है वो लॉन्ग टाइम तक रहती है अगर आप सोर्स हटा दें। ऑर्डिनरी कंडक्टर की इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और सुपर कंडक्टर की इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डिफरेंट होगी। तो सुपर कंडक्टर की इस तरह की इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को कुछ इक्वेशंस की फॉर्म में डिस्कस किया जा सकता है। उन्हें क्या नाम दिया गया? लंदन इक्वेशंस। लंदन इक्वेशन फ्रिट्ज एंड हाइंस नामी साइंटिस्ट दी हुई है 1935 में और जो स्टडी करती हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। नाउ व्हाट इज द मेन थीम? इन इक्वेशन का मेन थीम क्या है? हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर लिंक्ड विद द सरफेस करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सरफेस करंट के साथ किस तरह लिंक्ड है। जैसे कंडक्टर की बात अलग थी, अब सुपर कंडक्टर में परसिस्टेंट करंट का बिहेवियर कुछ अलग है। सही है, तो उन्हें एक्सप्लेन करना है कि हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर लिंक्ड विद द सरफेस करंट। अब वापस आ जाते हैं कंडक्टर्स या मटेरियल्स के अंदर। हमें ये पता है कि एज अ होल लैटिसेस न्यूट्रल होती हैं। किस वजह से? कि उनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल नंबर में है। फिर अगर हम यूं कहें कि पॉजिटिव जो है वो ऑन द लैटिस साइड फिक्स्ड है, लैटिस वाइब्रेशन की डिस्कशन न करें, वो ऑन द लैटिस साइड फिक्स्ड है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड उनके अराउंड है। अब अगर क्वांटम मैकेनिक्स तक डिस्कशन हो तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ या पॉजिटिव चार्ज के साथ इंटरेक्शन ही डिस्कस करते हैं। लेकिन जिस वक्त आप क्वांटम मैकेनिक्स से आगे जाएंगे और इनके अंदर कुछ, जब आप इनके सोल्यूशन लेंगे तो आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे और वो प्रॉब्लम्स एक्सचेंज कोरिलेशन एनर्जी के हैं। यानी इलेक्ट्रॉन की सिर्फ न्यूक्लियस के साथ ही इंटरेक्शन सॉलिड्स के अंदर नहीं है। जैसे आप मेटालिक बॉन्डिंग की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की सिर्फ पॉजिटिव आयन के साथ इंटरेक्शन ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन के साथ भी इंटरेक्शन हो सकती है और न्यूक्लियाई की न्यूक्लियाई के साथ भी इंटरेक्शन हो सकती है। तो उन्हें नाम दिया गया था एक्सचेंज कोरिलेशन एनर्जी। वो ऑर्डिनरी क्वांटम मैकेनिक्स में हम डिस्कस नहीं करते। उसके लिए फिर हमें एक न्यू थ्योरी को देखना पड़ा और वो थ्योरी इस तरह से डिस्कस करती है कि रादर देन कि आप इलेक्ट्रॉन ही की डिस्कशन करें, इलेक्ट्रॉन के साथ भी इंटरेक्शन डिस्कस करें। ठीक है, आप मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को आप उनकी करंट डेंसिटी से डिफाइन ना करें, आप उनको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से डिफाइन करें। नाउ अब मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक तो सिंपली जब आप मेटालिक कंडक्टर ले लेते हैं उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हें हम कहते हैं नॉर्मल इलेक्ट्रॉन।
लेकिन जब आप टेम्परेचर को लोअर करके क्रिटिकल वैल्यू पे लेके आ जाते हैं, वहां पे सुपर कंडक्टिविटी होती है, कूपर पेयर बन जाते हैं। अब वो एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉन आएंगे, उन एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाएगा, यानी जो अपने नॉर्मल बिहेवियर से हट गए उन्हें कहा गया सुपर इलेक्ट्रॉन। यानी अब सुपर कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो सिर्फ नॉर्मल इलेक्ट्रॉन की नहीं है, साथ में कूपर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। मैं उन्हें कहूंगा सुपर इलेक्ट्रॉन, जो सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। और हमें ये पता है कि सुपर कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ लिंक्ड है। सुपर कंडक्टिव बिहेवियर टेम्परेचर के साथ लिंक्ड है। टेम्परेचर हायर होगा, मटेरियल ऑर्डिनरी कंडक्टर होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। और जो ही मैं टेम्परेचर को लोअर करूंगा तो उसी तरह से सुपर कंडक्टिविटी केस में सुपर इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज्यादा हो जाएगी, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनों की तादाद कम होती जाएगी। तो फिर मैं सुपर कंडक्टिविटी को सिर्फ नॉर्मल इलेक्ट्रॉन से या सिर्फ सुपर इलेक्ट्रॉन से नहीं डिस्कस कर सकता। उसके लिए फिर मैं यूं कहूंगा कि मुझे उसकी टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बतानी पड़ेगी, और टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सम है। टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सुपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सम होती है, एंड दिस इज कॉल्ड लंदन थ्योरी। ठीक है, लंदन थ्योरी क्या कहती है? लंदन थ्योरी के मुताबिक ये है कि सुपर कंडक्टर्स के अंदर सिर्फ नॉर्मल इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सुपर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अगर आप उस कंडक्टर की कंडक्टिविटी या उसके अंदर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को डिस्कस करेंगे तो उसकी करंट डेंसिटी को आप सुपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से डिफाइन करेंगे। और अगर आप सुपर कंडक्टिविटी डिस्कस करें, पॉइंट रहे टेम्परेचर हायर हो तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन होते हैं, टेम्परेचर लोअर रहे तो सुपर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर टेम्परेचर को 0 केल्विन मान दिया जाए तो सिर्फ सुपर इलेक्ट्रॉन होंगे, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। नाउ एज अ होल सुपर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी? सुपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सम होती है। दिस आइडिया इज कॉल्ड लंदन थ्योरी। अब मैं उसकी डायनेमिक्स डिस्कस करना चाह रहा हूं। डायनेमिक्स में हमें ये देखना होता है कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, करंट डेंसिटी क्या है, क्या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई को 0 कर देने से करंट पे या करंट डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। नाउ हम डिस्कशन करते हैं। हमारे पास ये, अगर मैं यूं कह दूं कि मेरे पास ये एक मटेरियल है, इसे मैं सुपर कंडक्टर कह देता हूं। इसके अंदर ये जो मैंने डॉट शो कर रहा हूं ये सुपर इलेक्ट्रॉन है। मैं जो ही इसे पोटेंशियल डिफरेंस दे देता हूं, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है, मैं उसे ई के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूं। इलेक्ट्रॉन बीइंग ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विल मूव अपोजिट टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेंगे। ठीक है, जो ही वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेंगे तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन experiences force opposite to electric field and the force is given by minus E। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्मूले से निकाली हुई है। और डायनेमिक्स की डिस्कशन हो तो फोर्स को फिर मैं ma की फॉर्म में लिख सकता हूं माइनस E। अब सवाल ही पैदा होता है इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सेलरेशन की डिस्कशन। अगर मैं ये कहूं किसी टाइम t पे इलेक्ट्रॉनों की, जो सुपर इलेक्ट्रॉनों की जो वेलोसिटी है वो vs है। अब जो टाइम गुजरेगा तो उस फोर्स की वजह से वो वेलोसिटी चेंज होगी। लाइक टाइम t से t प्लस डेल्टा dt हो जाए, थोड़ा चेंज हो जाए, तो फिर वेलोसिटी vs ही नहीं रहेगी, vs में dvs का चेंज आ जाएगा। तो मैं कहूंगा वेलोसिटी का चेंज हो रहा है dt टाइम के अंदर, इट डिफाइंस एक्सेलरेशन। ठीक हो गया? दोबारा से सुनते हैं। मेटालिक कंडक्टर या सुपर कंडक्टर्स के अंदर अगर हम ये कहें इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं, जो ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाने से इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं। सुपर कंडक्टर के केस में मैं यूं कह सकता हूं, जो ही मैं सुपर कंडक्टर के एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस देता हूं, वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। सुपर इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं। वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं वो ये ma इज इक्वल टू माइनस ई, ये उसकी डायनेमिक्स आ गई। नाउ एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए ये एक्सेलरेशन किस तरह आ गई,
तो मैं कहूंगा अगर किसी टाइम पे इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी वीएस हो, सुपर इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी वीएस हो, और टाइम गुजर जाने के बाद वो वेलोसिटी चेंज हो जाए, कितना गुजर गया, टी में dt का चेंज आ जाए तो वेलोसिटी वीएस से dvs हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं कहूंगा एक्सेलरेशन है। सही है। सो मैं उस एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं सुपर इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम, यानी एक ही जगह पे लिख सकता हूं dvs ओवर dt माइनस e, dvs ओवर dt इज माइनस e ओवर m e। याद रहे व्हाट इज दिस, dvs ओवर dt, मोशन को डिस्कस किया जा रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सुपर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सुपर इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन ऑफ मोशन है, एंड इट इज द डायरेक्ट फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, E एलिमेंट्री चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन है और M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सही है, यानी चार्ज टू मास रेशियो अगर किसी चार्ज कैरियर की ज्यादा होगी तो वहां पर ये डेरिवेटिव ज्यादा हो जाएगा, ये फैक्टर। लेकिन यहां पे हम उसे सुपर कंडक्टर के केस में कांस्टेंट मानते हैं। नेक्स्ट पे आप आ जाते हैं। तो अब मैं ये कहता हूं कि माइक्रोस्कोपिक व्यू में जब जाऊंगा तो मैंने इलेक्ट्रिक करंट को तो नहीं देखना होता। माइक्रोस्कोपिक व्यू में हम करंट डेंसिटी देखते होते हैं, और करंट डेंसिटी की वेलोसिटी के साथ रिलेशनशिप है माइनस एन ई वी ड्रिफ्ट होती है। तो यहां पे मैं वो सुपर इलेक्ट्रॉन के लिए ले लेता हूं जे एस इज माइनस एन ई वी एस। अब मुझे ये पता है कि वेलोसिटी तो टाइम के साथ चेंज हो रही है, जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगी तो फिर करंट डेंसिटी का चेंज भी देखा जाएगा। नाउ अब इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे ये जो मेरे पास dvs ओवर dt है, ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिराइव कर चुके हैं, तो ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 की मैं इसमें रीयूज कर देता हूं। यूजिंग इक्वेशन 1 द इक्वेशन विल बिकम दिस। अब सिंप्लीफाई करते हैं, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, e इंटू ई स्क्वायर, तो एन ई स्क्वायर ओवर एम इंटू ई। इस एन ई स्क्वायर ओवर एम को आप कोई कांस्टेंट सी कह सकते हैं। नाउ ये जो इक्वेशन है ना, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, करंट डेंसिटी इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब जरा गौर से देखते हैं, अगर मैं ये कह देता हूं सुपर कंडक्टिविटी के केस में कि मैंने ये बैटरी लगाई हुई थी, यहां पे ये बिहेवियर मैंने देख लिया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आ गई। मीन बाय यहां मैं टेम्परेचर कम किए हुए है, सुपर कंडक्टिविटी है, मैं बैटरी को हटा देता हूं। जो मैं बैटरी को हटाता हूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिसअपीयर हो जाएगी। नाउ मैंने क्या लिख दिया कि E इज इक्वल टू 0, देन जे एस डी ओवर डी टी ऑफ जे एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ जे डेरिवेटिव ऑफ समथिंग इज 0 मीन द क्वांटिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं कहूंगा करंट डेंसिटी कांस्टेंट होगी। तो आप बताएं अगर करंट डेंसिटी कांस्टेंट हो तो फिर वेलोसिटी वीएस भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी वीएस अगर कांस्टेंट हो तो फिर मैं ये भी कह सकता हूं अगर करंट डेंसिटी कांस्टेंट है तो फिर करंट भी कांस्टेंट है। इसका मतलब है करंट 0 ना हुई जैसे कि ऑर्डिनरी कंडक्टर में होती है। सही है, यानी ऑर्डिनरी कंडक्टर में E 0 कर देने से जहां पे I 0 हो जाता है, सुपर कंडक्टर के केस में, सुपर कंडक्टिविटी के केस में जब आप E को 0 करते हैं JS कांस्टेंट होता है और जिसकी वजह से I भी कांस्टेंट हो जाता है, और आप कहते हैं करंट 0 ना हुई मीन रेजिस्टेंस 0 हो गई, लेकिन करंट 0 ना हुई, वो जो करंट रह गई वो क्या थी, परसिस्टेंट करंट। इन दिस वे लंदन इक्वेशन डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। नाउ ये जो ब्लॉक के अंदर मैंने रखी हुई है, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का लिंकेज बता रही है सुपर इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी के साथ, और हमने ये कहा हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर लिंक्ड विद द सरफेस करंट। सही है, सो दिस इक्वेशन डिस्क्राइब द लिंकेज बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो दिस इज नोन एज द लंदन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में उसे डायनेमिक्स को डिस्कस कर दिया। दिस इज लंदन फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, लंदन फर्स्ट इक्वेशन को जो मेरे पास ये है,
d over dt of js m e square m इलेक्ट्रिक फील्ड E। इसको अगर मैं इस तरह से ले लूं कि इसके दोनों साइड पे कर्ल ले लेते हैं, तो कर्ल ऑफ js कर्ल ऑफ E ऑन द बोथ साइड। नाउ अब मैं कर्ल ऑफ E जब लूंगा तो मुझे वो पता है, वो फैराडे लॉ है और मैक्सवेल इक्वेशन भी है। क्या है? कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस कर्ली B ओवर कर्ली T या dB ओवर dt। नाउ मैग्नेटिक फील्ड चैन से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। नाउ मैं अगर ये कहूं कि मैं इस इक्वेशन को इधर रीयूज कर दूं इस फॉर्म में, सो कर्ल ऑफ E की जगह पे माइनस dB ओवर dt, और अगर इस डेरिवेटिव को यहाँ पे खत्म किया जाए तो मेरे पास आ जाएगा कर्ल ऑफ js इज m e स्क्वायर ओवर m b। दिस इज लंदन सेकंड इक्वेशन। अगर मैं ये कहूं कि मैं कर्ल ऑफ js को जीरो करता हूं तो मैं देखूंगा b जो है वो जीरो हो जाएगा, और कर्ल ऑफ js जो है उसका जीरो होना माइजनर इफेक्ट है। तो इन दिस वे लंदन इक्वेशन माइजनर इफेक्ट को, सेकंड इक्वेशन माइजनर इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है, जबकि लंदन फर्स्ट इक्वेशन जो है वो परसिस्टेंट करंट को डिस्कस करती है। दैट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ सुपरकंडक्टिविटी, लंदन इक्वेशंस। थैंक यू।